गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द 12th PS। देखो, लास्ट चैप्टर में अपन ने अपना ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने कुछ पोर्शंस पढ़ लिए हैं, जैसे प्रोसेस हो गया, एडवांटेजेस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नाउ नेक्स्ट वी आर स्विचिंग अप टू अनदर टॉपिक्स। अब देखो, बीच में हमको एक तो टॉपिक है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, बट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम वीडियोस से नहीं पढ़ सकते। आप लोगों को कितनी बार चीज़ें बताई गई है ये मैसेजेस के थ्रू कि कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपको स्कूल आकर समझना पड़ेगा, जिसको हम वीडियोस के थ्रू नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी हम वो एक पोर्शन स्किप करके आगे की चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। जो बीच वाला पोर्शन है, छोटा सा एक आधे घंटे का लेक्चर है जो आपको स्कूल में आके अटेंड, इफ़ पॉसिबल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इफ़ पॉसिबल अगर किसी को समझना हो तो वो आकर समझ सकता है, ठीक है। अब इसके आगे की चीज़ अपन स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये हम ज़रा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। पहला, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद में फिर इसको समझाता हूँ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइंड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. इट इज एन ऑफिशियल सिस्टम ऑफ क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप विच आर इंटेंडेड टू डिवाइड एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डिज़ाइन और एस्टेब्लिश होता है मैनेजमेंट के थ्रू। मैनेजमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। क्यों बनाता है? ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी एम्स हैं, उनको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो काम के बेसिस पर, सीनियरिटी के बेसिस पर, स्किल्स के बेसिस पर, नॉलेज के बेसिस पर वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, सीनियर पार्टनर्स या फिर मैनेजर, इसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रेंडली बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, बिल्कुल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब काम को देख के, डिपार्टमेंट्स को देख के, स्किल्स को देख कर जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एक्टिविटीज़ में बटे हुए डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो बनता है, मैनेजमेंट अलग अलग ग्रुप एक्टिविटीज़ करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करती है, ये सारी चीज़ें काम से रिलेटेड चीज़ है, ये सब आती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है दैट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, अगर किसी ऑफिस में कुछ पर्सन्स काम कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि एक पॉइंट पे जाके, भले ही वो सीनियर हो, भले ही वो थोड़े जूनियर हो, भले ही वो किसी डिपार्टमेंट में हो, कोई एचआर में हो, कोई अकाउंटिंग में हो, कोई फाइनेंस में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उनमें इस ऑफिशियल बैकग्राउंड को छोड़कर पर्सनल या इंडिविजुअल लेवल पर एक फ्रेंडली बिहेवियर भी होता है, ठीक है। एक फ्रेंडली टर्म्स, एक विदाउट, जो बोलते हैं हम कि विदाउट ऑफिशियल टर्म्स एक फ्रेंडली बिहेवियर भी होता है कि हम लोग मिलके बैठ के बात कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। तो ये जो अनऑफिशियल बिहेवियर होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फ्रेंड्स का ग्रुप हो, जैसे मैं पहले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बता देता हूँ। People working together in an organization communicate with each other in the course of their work. Gradually, they develop friendly relation and form small social groups. It is based on friendship, is known as informal organization. ठीक है, तो ये एक ऐसा बॉन्ड, ऐसी रिलेशनशिप, ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है रेदर देन वर्क, जिसमें हम बाहर थोड़ा सा घूमना फिरना भी करते हैं, साथ में लंच करते हैं, बैठ के थोड़ी बातें करते हैं, कुछ आपस में पर्सनल चीज़ें डिस्कस करते हैं विच आर रदर देन वर्क्स। तो ऐसा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ फ्रेंड्स है, कुछ पर्सन से मिलकर बना है, देन दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो आपके बुक में डिफरेंस दिया हुआ है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो आप इस पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टिक कर लेना, वो डिफरेंस कॉलम बेसिस पर याद करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अब ये जो पूरा चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन, ये कितने अलग अलग प्रिंसिपल्स पर काम करता है, क्या क्या वो प्रिंसिपल्स है जिसके अराउंड ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व करता है, हमको वो पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं तो उसमें डिवीजन ऑफ वर्क सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि जब पर्सन्स को मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ, पर्सन्स को मैं जब हायर कर रहा हूँ, तो मैं अब उनको उनके काम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। या फिर जो मेरे पास बंदे हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 तरीके के काम है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो 10 काम मैं अकेला ही करूँगा। मैं 10 काम को अलग अलग पर्सन्स के ग्रुप में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। अब जिसका जैसा स्किल्स, जिसकी जैसी नॉलेज और जिसका जैसा एक्सपर्टाइज, उसके अकॉर्डिंग हम काम को क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन्स के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब हमारे पास बहुत सारा काम है, तो मैं अलग अलग ग्रुप में अलग अलग काम को क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ताकि सब दूर से रिजल्ट आउटपुट इकट्ठा करके मैं मार्केट में शो कर सकूं। ठीक है। द सेकेंड प्रिंसिपल इज अटेंशन टू ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जब भी मैं काम कर रहा हूँ, जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो पहली चीज़ है, हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, पहली चीज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे भी रहता है। हम ऑब्जेक्टिव्स, हमको क्या अटेंड करना है, हमको क्या अचीव करना है, उसको नहीं भूल सकते। तो अटेंशन टू ऑब्जेक्टिव मतलब ये सेकेंड प्रिंसिपल है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड करे हैं कि हमको क्या काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको पहले हमको प्रायोरिटी देनी है। हम डिवीजन ऑफ वर्क भी करेंगे तो ये ध्यान में रखते हुए करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो जो हमारे एम्स है, जो मोटिव्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें प्रॉपर अटेंशन उनको मिलना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, 2 पॉइंट्स क्लियर, 2 प्रिंसिपल्स। नाउ द थर्ड वन इज स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पेन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, पढ़ते एक बार। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो रेफर्स टू स्पेन ऑफ कंट्रोल, सिग्निफाइंग द नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स डायरेक्टली टू एनी एग्जीक्यूटिव। This principle was developed by Urvik. The larger the number of subordinates reporting directly to the executive, the more difficult it tends to be for him to supervise and coordinate them effectively. ठीक। अब स्पेन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, स्पेन ऑफ कंट्रोल या फिर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट या फिर स्पेन ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक ग्रुप में, एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं। इफ नाउ 50 पर्सन्स अगर काम कर रहे हैं और उनको देखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए और उन पर नज़र रखने के लिए और उनसे इफेक्टिव काम करवाने के लिए, इफ़ आई एम हैविंग ओनली 1 पर्सन, तो अब वो 50 लोग डायरेक्टली आके सिर्फ एक बंदे के साथ डील कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है सारी से एक बंदे के पास आ रही है। 50 प्रॉब्लम एक बंदे के पास, 50 क्वेश्चंस एक बंदे के पास, सबके अलग अलग काम करने के तरीके सिर्फ एक बंदे के पास। सो हाउ ही विल बी गोइंग टू मैनेज इट। तो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक एक ग्रुप में डिवाइड करके एक एक सब ऑर्डिनेट्स, मतलब हर सब ऑर्डिनेट्स के लिए एक एक एग्जीक्यूटिव क्या कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है। कि 4-5 का ग्रुप बनाया, उसका एक लीडर, फिर 4-5 का ग्रुप बनाया, उसका एक लीडर। तो ऐसे अगर मैं कम कम लोगों के ग्रुप बनाऊंगा और उस ग्रुप का एक एक एग्जीक्यूटिव में असाइन कर दूंगा, तो अब मेरे लिए काम करना इजी हो जाएगा। अब उस एक बंदे को सबको नहीं देखना है। वो एक बंदे को ने क्या करा कि 10 क्या बना दिए, एग्जीक्यूटिव बना दिए, और हर बंदे के, हर एग्जीक्यूटिव के ग्रुप में मैंने कितने कितने मेंबर्स डाल दिए, 4-4 5-5 मेंबर्स डाल दिए। तो अब वो 50 से बात नहीं करेगा, अब वो सिर्फ 10 से बात करेगा। जो वो 10 इन 4-4 5-5 लोगों की प्रॉब्लम्स को एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आएगा। जैसे 4 का ग्रुप है, उस 4-5 के ग्रुप को एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को। फिर 4-5 का ग्रुप उनको एक बंदा करेगा, फिर 4-5 का ग्रुप उनको एक बंदा करेगा। तो ऐसे ही अब जो मैनेजर था उसको पूरे 50 पे नज़र नहीं रखनी है,
अब वो सिर्फ 10 पे नज़र रखेगा और 10 पे कंट्रोल करेगा, और ये जो बाकी के 10 हैं, ये 10 एक एक बंदा, एक एक एग्जीक्यूटिव 4-4 5-5 मेंबर्स को हैंडल करेगा। दिस इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है तो उसमें यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। मान लो टॉप लेवल से कोई चीज़ें आ रही है, ठीक है। अब मान लो कि हमारे जो डायरेक्टर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके 2 डायरेक्टर हैं। अब एक डायरेक्टर ने कुछ कमांड दी जो नीचे तक आई, एक डायरेक्टर ने कुछ कमांड दी जो नीचे तक आई। अब यहाँ पर आता है कंफ्यूजन कि एक ने कुछ और काम बोला है, दूसरे ने कुछ और काम बोला है, तो किसका काम सुना जाए, किसका काम सुना जाए, किसकी बात पहले मानी जाए और किसका काम किया जाए। दिस इज द कंफ्यूजन। ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है पार्टनर्स के बीच में भी, और ओनर और जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, उनके लिए भी। ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि एक सिंगल लीडरशिप होनी चाहिए कि या तो दोनों मिलके पहले आपस में डिसाइड कर ले कि क्या काम करवाना है, फिर कोई एक कमांड नीचे फॉरवर्ड करे। ठीक है। या फिर एक सिंगल लीडर हो कि एक के ही हाथ में डिसीजन पावर हो कि इसने जो बोल दिया वो फाइनल है, वही सबको मानना पड़ेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक जैसा ऑर्डर ऊपर से नहीं आएगा, एक कमांड नहीं आएगी, तब तक यहाँ बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स या कन्फ्यूजन्स दूर नहीं होंगे। ठीक है। तो इन अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड ऑलवेज बी यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कभी भी जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। अब हो सकता है ना, टाइम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ सिनेरियो के कारण हमको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज करना पड़े या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़े। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी दैट मच फिजिबल या फ्लेक्सिबल कि हम उसमें मोल्डिंग कर सकें। ठीक है। ऐसा रिजिड नहीं होना चाहिए कि एंड टाइम में अगर हमको कुछ चेंज करना चाहा तो वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि इफ़ इन केस ऑफ सम अनसर्टेनिटीज या फिर सम फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, या फिर उस इंस्टेंट पे क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस कर सकें। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर बैलेंस। अब प्रॉपर बैलेंस का मतलब ये होता है कि देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग बंदे होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंडर में फिर से अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, कुछ बड़े सेगमेंट्स होते हैं, कुछ छोटे सेगमेंट्स होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर बैलेंस का मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट का प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक का काम बहुत स्पीडली हो रहा है, दूसरे का हो ही नहीं पा रहा है, तीसरे का अटका हुआ है, मेजर सेगमेंट में काम हो रहा है, माइनर में नहीं हो रहा है, या फिर ऐसी सच कोई प्रॉब्लम जिससे बैलेंस बिगड़े। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल तब होगा जब सारे डिपार्टमेंट एक साथ एक इफिशिएंसी से काम करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर इनमें ही इम्बैलेंस है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इफेक्टिव तरीके से वर्किंग नहीं हो सकती। So, for a successful and effective organization, the proper balance is the most important principle. ठीक है। Now, the seventh one is management by exception. अब इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए कि अथॉरिटीज़, जो पावर्स है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो ड्यूटीज़ है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट के लोगों को ही रहती है। ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डाउन लेवल पर अगर कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो वहाँ पर भी हमने पर्सन्स को क्या करके रखा है, असाइन करके रखा है कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल तक प्रॉब्लम्स आती तो आप खुद से डील करो। ऐसा नहीं कि छोटी सी प्रॉब्लम में बंदा सीधे ओनर के पास जा रहा है। अब अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो ठीक है, लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए ना, कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होगा। तो
मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब यही होता है कि जब तक हमसे प्रॉब्लम डील हो सकती है हम करें, हम उसको सॉल्व करें और वर्किंग वापस से स्टार्ट करें। हमारे पास हर लेवल पे हमको, जो हमने एग्जीक्यूटिव्स, हमने मैनेजर्स, हमने एम्प्लॉयज़ जिनको अथॉरिटीज़ दे के रखी है, उनको ये पावर्स भी दो कि वो खुद से डिसीजन ले सके कुछ लेवल तक। हाँ, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है जो हमसे सॉल्व नहीं होती तब हम ऊपर के लेवल पे जाएंगे। फिर अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो हमको उसका सोल्यूशन दे देंगे। अगर उनसे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हम टॉप लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका क्या मतलब है? Problems of unusual nature are referred upward and decided by higher level, whereas routine problems are passed on to the lower level and decided there। ठीक है, जो रूटीन प्रॉब्लम्स है वो वहीं लोअर लेवल पर डिस्कस होके डिसाइड होके काम वापस शुरू हो जाएगा। जो अनयूजुअल प्रॉब्लम है, जो हाँ हमसे सॉल्व नहीं हो सकती, उसको हम प्रेफर करेंगे कि ऊपर के लेवल तक पहुंचाएं। अदरवाइज बाकी प्रॉब्लम्स हम हमारे लेवल पर ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वो अथॉरिटीज़ वो वर्क या कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम किस लेवल पर है। क्या उतनी पावर है हमारे पास, क्या हम में उतनी ताकत है, क्या हम में उतनी एबिलिटी भी है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो अथॉरिटीज़ रहती है ना, अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटीज़ मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो हमने क्या करा, हर डिपार्टमेंट को एक अथॉरिटी दे के रखी कि अगर 4 डिपार्टमेंट है तो चारों डिपार्टमेंट में हमने 2 हेड अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब अगर कुछ प्रॉब्लम किसी एक डिपार्टमेंट में आती है तो अब इस डिपार्टमेंट के सारे लोग उठ के ओनर के पास नहीं आएंगे। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो 2 हेड है, सिर्फ वो जाएगा मैनेजमेंट के बाद, उसकी प्रॉब्लम्स को लेके उनके साथ डिस्कशन होगा, सोल्यूशन आएगा और फिर ये बाकी की पूरी टीम में कन्वे कर देंगे। तो दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने क्या कर दी, अथॉरिटीज़ का डिस्पर्सल कर दिया, जिससे काम इजी हो। कि मान लो अगर चारों डिपार्टमेंट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है और सब लोग उठ के डायरेक्ट ओनर के पास आने लग गए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा अच्छे से एग्जीक्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का। इससे अच्छा हमने अलग अलग डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ को डिस्पर्स कर दिया, सबको अपने अपनी पावर्स और अपनी अपनी अथॉरिटीज़ समझा दी कि किस लेवल पर कौन डील कर सकता है। डिपार्टमेंट हेड लेवल पर, मैनेजर लेवल पर, एम्प्लॉय लेवल पर कौन कौन किस तरीके से डील कर सकता है, वो सारी की चीज़ें क्या कर दी मैंने, डिसेंट्रलाइजेशन। ये 2 टर्म्स होती है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन हमें हम सारी अथॉरिटीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में हम सारी अथॉरिटीज़ को डिस्पोर्स कर देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 9th वन इज डिपार्टमेंटेशन। अब व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन? डिपार्टमेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको सिमिलर और डिसिमिलर वेज ऑफ कंडक्ट के बेसिस पर हमने ग्रुप कर दिया। ठीक है, कि अगर एक जैसी 4-5 एक्टिविटी है तो इसका एक डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर दूसरी 4-5-10 एक्टिविटी कुछ ऐसी है जो एक जैसी है, ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट। जैसे होता है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा अलग। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट पूरा अलग, मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट पूरा अलग, पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट पूरा अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, काम एक्टिविटीज को क्या कर दिया, आपस में ग्रुप कर दिया। सो दिस इज नोन एज डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज इफिशियंसी। ठीक है, अब इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंट कब कहा जाता है? जब वो अपने सारे गोल्स, अपने सारे एम्स, जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर सके बट विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, पैसा भी कम लगा, जो हमने सोचा था वो हो भी गया, सारे वर्कर्स भी खुश, सारे कस्टमर्स भी खुश, तब जाके हम बोलते हैं कि यस दिस इज एन इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन और द इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर डिपार्टमेंट के बेसिस पर अगर चीज़ें प्लेस करें कि भैया अगर एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 2 डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट पे जो मैनेजर है और इस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है ये बिल्कुल सेम लेवल पे होना चाहिए।
मतलब इनकी पावर्स एक जैसी, इनकी अथॉरिटीज़ एक जैसी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक जैसी, इनकी सैलरी एक जैसी, इनके नीचे काम करने वाले बंदों के लिए इनकी पावर्स, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, टास्क सब एक जैसा। मतलब कहीं भी कहीं पार्शलिटी या बाइफर्गेशन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई सीईओ है और इधर का कोई सीईओ है तो इन दोनों में आपस में कोई ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, ये ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है, ऐसा नहीं। ये दोनों सीईओ है तो दोनों सेम लेवल के ही ट्रीट होना चाहिए। अगर दो मैनेजर है उसके नीचे तो वो दोनों मैनेजर आपस में सेम लेवल पर ट्रीट होना चाहिए। दिस इज नोन एज स्केलर प्रिंसिपल और स्केलर चेन प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब कि अगर कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है और उसमें 4 बंदे काम कर रहे हैं तो चारों एक प्लान की तरफ, एक मेन गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, क्योंकि ये आपस में अलग अलग जगह काम करेंगे तो ये काम कभी इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा। एक डायरेक्शन, एक प्लान होना चाहिए कि भैया शाम तक हमको ये काम पूरा कंप्लीट करना है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। काम कर रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ये होना ज़रूरी है। ठीक है, तो डायरेक्शन में यूनिटी होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? नाउ द थर्टींथ वन इज कंटिन्यूटी। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इससे सक्सेसफुल नहीं होता कि उसने एक बार अच्छे से काम करा और रुक गया। जब ये धीरे 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 जो हमारी एक बार की चीज़ है, जब वो 2 बार में जाएगी, 2 बार से 3 बार में जाएगी, 3 बार से 4 बार होगी, फिर 5 बार होगी, और उसके बाद जब ये एक हैबिट बन जाएगी ना, जब ये कंटिन्यूटी बन जाएगी, तब हम बोलेंगे कि हाँ हमारा एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तब इफ़िशिएंट एंड सक्सेसफुल माना जाता है जब उसमें कंटिन्यूटी भी है। एक बार काम करके रुक गए, दैट्स नॉट अ गुड वन। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में काम तो हो रहा है लेकिन काम तब अच्छे से हो पाएगा जब सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। जब सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सब एक दूसरे को असिस्ट करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। कि अगर 2 3 4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं तो पहले डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को क्या इनपुट लेना है, क्या आउटपुट लेना है, ये आपस में कोऑर्डिनेट करना है। दूसरे से तीसरे पर इसका जो इनपुट था, इसका जो आउटपुट था, वो अब इसके लिए इनपुट का काम करेगा। कब आउटपुट जनरेट होगा, कब इनपुट क्रिएट होगा, हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना। मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मुझे कहीं बस में जाना है तो जब तक मैं बस वाले से फ़ोन करके पूछूंगा नहीं कि कितनी बजे मैं स्टॉप पे खड़ा हूँ। मान लो कि बस 8 बजे है और मैं 9 बजे पहुँच रहा हूँ, बिना कॉल किया, बिना कोऑर्डिनेट किया, तो बस तो निकल चुकी है ना। ये मेरी गलती है कि मैंने कोऑर्डिनेट नहीं किया, इससे मेरा ही नुकसान है। सेम ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से वर्क होना ना तो वो इफेक्टिव वर्क होगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम भी हमको ध्यान रखना है कि हम ऐसी अथॉरिटी किसी गलत पर्सन को तो नहीं दे रहे जो ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ सकता है या फिर जो अच्छे से काम नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हम चेक करके दे रहे हैं कि हाँ हम जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं वो सच में रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और वो अपनी ड्यूटीज़ और टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 15 प्रिंसिपल्स टोटल हमने पढ़े हैं। ठीक है, इन्हीं को एक बार बुक से अच्छे से रिवाइज कर लेना तो तुमको टेक्निकल लैंग्वेज मिलेगी कि लिखना कैसे है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है, इसके आगे वाला कंटेंट जितना भी है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके आगे का ऑर्गेनाइजेशन आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अभी बाय बाय।